चलें। आज हमने पाकिस्तान की ज्योग्राफी को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान की लोकेशन को। पाकिस्तान एशियन कॉन्टिनेंट में है और एशियन कॉन्टिनेंट की सदर्न साइड पे लोकेटेड है। तो इसलिए कह सकते हैं कि पाकिस्तान साउथ एशिया का हिस्सा है। पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया में टोटल 8 कंट्रीज हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ये सामने आपके पाकिस्तान का मैप है। हमारे राइट हैंड साइड पर ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होता है। तो पाकिस्तान की ये राइट साइड पे देखें, इंडिया है। तो पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है। वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईरान है और इधर अफगानिस्तान है। तो बच्चों, ईरान को हम काउंट करते हैं पाकिस्तान का वेस्ट। पाकिस्तान के नॉर्थ में यहाँ पर चाइना है। चाइना को कंसिडर किया जाता है पाकिस्तान का नॉर्थ। और अफगानिस्तान को कंसिडर किया जाता है बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। और पाकिस्तान की सदर्न साइड पर अरेबियन सी है। तो पाकिस्तान की बाउंड्रीज 4 कंट्रीज से लगती हैं: ईरान, चाइना, अफगानिस्तान एंड ईरान। ईस्ट में इंडिया, वेस्ट में ईरान, नॉर्थ में चाइना, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और साउथ में अरेबियन सी। पाकिस्तान का टोटल एरिया प्रीवियसली ये फिगर एग्जाम में आया करता था: 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। फिर पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो डिक्लेयर कर दिया एंड आज़ाद कश्मीर को भी जो नया मैप दिया, ऑफिशियल मैप, उसमें पाकिस्तान ने उन रीजन्स को पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर किया। तो उनको पाकिस्तान में शामिल करने से पाकिस्तान का जो एरिया है वो ये बनता है 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब आपको ये दोनों फिगर याद रखने, क्योंकि ऑफिशियल डाटा ने रिसेंटली यही क्लेम किया है। तो एग्जाम में डेफिनेटली ये ऑप्शन भी आ सकता है। पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दुनिया का 5वां बड़ा कंट्री है। सबसे बड़ा कंट्री इंडिया है, देन चाइना, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया और 5वें नंबर पे पाकिस्तान है। जबकि सर ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है इसका एरिया पहले भी इंक्लूड नहीं था। हाँ, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो पहले भी इंक्लूडेड नहीं था। अभी भी हमने जो मैप में इसको अपने साथ जिस चीज़ को हमने ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर किया है, वो ये पाकिस्तानी, सॉरी, ये गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर है। उनका एरिया मिलाने से ये 8,81,000 बनता है। ठीक है सर। पाकिस्तान एरिया के लिहाज से दुनिया का 33वां बड़ा कंट्री है। पाकिस्तान का 42% प्लेन्स हैं, मैदान है, और 58% जो है ये कवर्ड बाय द माउंटेन्स है। चागी पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जबकि कलात पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट से बड़ा यूनिट होता है डिवीजन का। एक डिवीजन के अंदर 3, 4, 5 ऐसे डिफरेंट तादाद होती है, डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं। तो 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट मिलाने से एक डिवीजन बनता है। सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का बलूचिस्तान है रकबे के लिहाज से। जबकि पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा जो है दैट इज पंजाब। सबसे बड़ा डिवीजन एरिया के लिहाज से कलात है। आबादी के लिहाज से कराची डिवीजन है। और सर ये सब, कलात जो है ये भी बलूचिस्तान में आता है। हाँ, ये भी बलूचिस्तान में है। और एरिया के लिहाज से जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो चागी है। जबकि पॉपुलेशन के लिहाज से जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौर है। कराची नहीं है, लाहौर है, क्योंकि कराची को डिवीजन का नाम दे दिया गया है। कराची डिवीजन सबसे बड़ा है, लेकिन कराची डिस्ट्रिक्ट जो है, अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कराची रहा नहीं, कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, कराची सेंट्रल, तो ये तकरीबन 6 हिस्सों में तकसीम हो गया है। और लाहौर एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट है। तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान का वो लाहौर है। ये आपके सामने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। इंडिया नंबर 1 है, चाइना सेकंड है, अमेरिका थर्ड है, इंडोनेशिया फोर्थ है और पाकिस्तान 5वें नंबर पे है। जबकि छठे नंबर पे नाइजीरिया है।
बच्चों, पॉपुलेशन को काउंट करने का जो तरीका होता है उसको कहा जाता है सेंसस। तो पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले सेंसस कब हुई थी? वो 1881 में हुई थी। लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। पाकिस्तान की जो सॉरी सब कॉन्टिनेंट की जो फर्स्ट सेंसस है वो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। जबकि पाकिस्तान बनने के बाद जो पहला सेंसस करवाया गया वो 1951 में हुआ था। फिर उसके बाद उसमें ये तय किया गया कि पाकिस्तान में जो सेंसस है ये हर 10 साल बाद होगा। ये भी एग्जाम में आता है कि पाकिस्तान में सेंसस कितने साल बाद। वैसे भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो भी 10 साल का है, लेकिन अमेरिका 5 साल बाद करवाता है। तो मतलब मैक्सिमम 10 ईयर्स, इससे ज्यादा जो है उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो पाकिस्तान ने भी जो स्टैंडर्ड इसके लिए अडॉप्ट किया था वो 10 साल का था। तो पाकिस्तान ने पहला सेंसस 1951 में करवाया, दूसरा 1961 में करवाया 10 साल पूरे होने के बाद, तीसरा 71 सर में हुआ। अमेरिका कितने टाइम के बाद करवाता है? अमेरिका 5 साल बाद करवाया। ठीक है। तो तीसरा पाकिस्तान ने सेंसस 71 में करवाना था, लेकिन 71 में सानिया हो गया था ईस्ट पाकिस्तान का। तो फिर तीसरा सेंसस 1972 में करवाया गया। चौथा सेंसस 1981 में करवाया गया। दोबारा वही 10 साल वाली रेशो पे वापस आ गए हम लोग। अब पांचवा सेंसस 1991 में होना था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में अफगान मुजाहिदीन, सॉरी अफगान पनाह गुज़ीन जो थे, रेफ्यूजीज, वो मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में ये सेंसस करवाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर पांचवा सेंसस जो है 1998 में करवाया गया। और छठा सेंसस जो है ये 2008 में होना था फिर इस तरह से। लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त दहशतगर्द हमले हो रहे थे, वार अगेंस्ट टेरर जो है ये अपने क्लाइमेक्स पे थी। तो 2008 में इसीलिए सेंसस नहीं करवाया जा सका। अगला सेंसस पाकिस्तान में फिर 2017 में हुआ। अब 2017 के बाद 2017 का जो सेंसस था उसको छोटे सूबों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लाइक सिंध के जो अर्बन एरियाज हैं, कराची और हैदराबाद, इनकी पॉपुलेशन को कम शो किया गया। जबकि जो देही सिंध है, रूरल सिंध है, उसकी पॉपुलेशन को ज्यादा शो किया गया। आपकी जो नेशनल असेंबली की सीट्स होती है ना, और इवन प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स भी, वो पॉपुलेशन की बेसिस पे डिवाइड होती है। तो अगर सिंध अर्बन की पॉपुलेशन को कम शो किया गया है और सिंध रूरल की पॉपुलेशन को ज्यादा शो किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कौमी और सूबाई असेंबली में कराची और हैदराबाद की सीटें कम हो गई, और जो अंदरून सिंध है उसकी सीटें बढ़ गई। और आपको पता है कि अंदरून सिंध पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है, जबकि कराची और हैदराबाद में MQM और PTI डोमिनेट करती है। तो इसलिए MQM ने इस सेंसस को कबूल करने से इनकार कर दिया। सेम बलूचिस्तान के साथ भी, और बलूचिस्तान ने भी कहा कि हमारी पॉपुलेशन को कम शो किया गया। तो इस सेंसस पे पंजाब के अलावा बाकी हर सूबे ने एतराजात उठाए थे। तो फिर इसीलिए 2023 में दोबारा सेंसस करवाया गया। तो इस साल सिर्फ 6 साल बाद सेंसस हो गया इस बार। और ये जो 2023 का सेंसस है बच्चों, ये डिजिटल सेंसस था। इसमें आपने देखा होगा कि वो जो सेंसस करने वाले लोग थे उनके पास टैब होते थे और वो ऑफिशियल डाटा, सॉरी ऑनलाइन डाटा फीड किया करते थे। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस सातवीं सेंसस के आते हैं कि ये पाकिस्तान का पहला डिजिटल सेंसस कब हुआ? 2023 में हुआ। और ये पाकिस्तान का सातवां सेंसस था। और इसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी? पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 20 करोड़, तकरीबन 70 लाख। इसको हम 207 मिलियंस कहते हैं। और फिर जो न्यू पॉपुलेशन डाटा है इसी के मुताबिक फिर पाकिस्तान की असम्बली में सीटें रीएडजस्ट की गई। मैंने जब आपको प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था उसमें दिखाया था कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली की सीटें 342 से कम होकर 336 हो गई। और पंजाब की जो सीटें थी वो, उसमें 8 सीटों का की डेफिशिएंसी हुई, क्योंकि पंजाब की जो पॉपुलेशन थी ये कंपैरेटिवली कम इसने ग्रो किया। जबकि बलूचिस्तान की सीटें बड़ी थी, और आई थिंक इस्लामाबाद की सीट बड़ी थी, और KP की एक सीटें बड़ी थी। सर इस सेंसस पे तो ऑब्जेक्शन नहीं है किसी भी प्रोविंस को? नहीं, इस सेंसस पे नहीं। MQM को है, लेकिन बहरहाल उनको आपको पता है कंपनसेट कर दिया गया। ठीक है। अच्छा बच्चों,
सॉरी, ये 2017 का था, 207 मिलियन। 2023 की जो सेंसस है उसके मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 241 मिलियन। 241 मिलियन। अच्छा, ये सेंसस के ऊपर जो डाटा ना, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं। एक तो आपने ये याद रखना है, ये पॉइंट्स में इसका सवाल नहीं आता। आप 241 मिलियन, 242 मिलियन, क्योंकि ये डाटा जो है 241.49 मिलियन कह रहा है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 241 मिलियन बनता है। तो 241 मिलियन आपका जवाब होना चाहिए। अच्छा, फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट पूछा जाता है। अच्छा देखें, सरप्राइजिंगली 1998 की सेंसस में पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 2.69 था। कंट्रीज जो हैं वो अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोशिश होती है कि ये 2 से नीचे रहे, ताकि आपकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा तेजी से ग्रो ना करे। 2017 में ये कम होके 2.4 पे आ गया, जिसको अप्रिशिएट किया गया कि ठीक है, पाकिस्तान अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन 2023 में सिर्फ 6 साल बाद होने वाले सेंसस में पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.51 पे चला, 55 पे चला गया। तो ये एग्जाम में आता है कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, 2.55 है। फिर पंजाब जो है ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो है 127, बल्कि 128 मिलियन। 128 मिलियन जो है पंजाब की पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस सूबे में है, वो बलूचिस्तान में है, 3.2। और सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो केपी के में। सर ये ग्रोथ रेट जो है ये मतलब पर फैमिली के हिसाब से किसको नहीं, ये काउंट करते हैं, ये एनुअली कैसे काउंट किया चेक? जाता है कि आपके मुल्क में जितनी पैदाइशें हुई और जितनी डेथ हुई, उन डेथ को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है आपकी जो पैदाइश होती है उससे। हम फर्ज कर लेते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 1000 पीपल। एक साल में 30 लोग पैदा हुए, जबकि 10 लोगों की डेथ हुई। तो अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 20 लोगों का इजाफा हुआ है। अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जवाब आएगा 0.2। ये इस तरह से होता है कि आपकी कंट्री में जो बर्थ रिकॉर्ड हुई हैं उनसे डेथ को सब्ट्रैक्ट कर लें, फिर जो आपके पास बाकी बचे उसको डिवाइड करें टोटल पॉपुलेशन से, उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आ जाता सर ये प्लीज रिपीट कीजिएगा, यही इसका जो फॉर्मूला है। है। तो नहीं क्लियर हुआ? नहीं सर, दोबारा प्लीज बताइएगा। देखें, मतलब जो टोटल डेथ हुई हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो टोटल हाँ, बॉर्न बेबीज हैं हम उनमें से। सपोज कर लेते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 1000 पीपल, ठीक है। और 2023 में पाकिस्तान में 50 बच्चे पैदा हुए, और 2023 में पाकिस्तान में 25 लोगों की डेथ हुई। तो हम टोटल बर्थ में से टोटल जो डेथ है उसको सेपरेट करेंगे, तो ये हमारे पास जवाब आ गया 25। अब जो हमारे पास बाकी बचा उसको हमने डिवाइड करना है पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन से, जो कि पहले 1000 थी, अब उसमें 25 और ऐड होने से 1025 हो गई। 25/1025 मल्टीप्लाई बाय 100, जवाब आएगा 0.25, इस तरह से कुछ। ठीक है सर। यानी कि नेट जो आपकी पॉपुलेशन बड़ी है, डेथ पैदाइश में से अगर डेथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बाकी बचेगा उसको हम कहेंगे ये नेट आपकी ग्रोथ है। उसको डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से, मल्टीप्लाई कर दें 100 से। अब ठीक है बच्चों सर। दोबारा पाकिस्तान के मैप की तरफ वापस आते हैं। हमने डिस्कस किया था कि ईस्ट में इंडिया, वेस्ट में ईरान, नॉर्थ में चाइना, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और साउथ में अरेबियन सी। तो इंडिया इंडिया के साथ पाकिस्तान की जो बाउंड्री है ईस्टर्न साइड पर, ये टोटल 3153 किलोमीटर लंबी है। ये सारी बाउंड्री इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की यहाँ से लेकर कराकरम से लेकर ये सारी रन ऑफ कच्छ तक, ये 3153 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। इसमें से 2240 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बाउंड्री है, ये है
रेड क्लिफ लाइन। ये रेड क्लिफ जिसका काम था, ये बाउंड्री कमीशन का जो सरबराह था रेड क्लिफ, उसने ये लाइन डिमार्केट की थी। तो इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। मकमोहन लाइन इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। फिर बच्चों, इसके बाद है 24th पैरेलल लाइन। यहाँ पे, इस जगह पे, ये बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिक्चर पे, अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रन ऑफ कच्छ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बॉर्डर है, ये रन ऑफ कच्छ जहाँ लिखा हुआ है, इससे ऊपर जो आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, ये कहलाता है 24th पैरेलल लाइन। ये भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डिस्प्यूटेड है। यहाँ पे एक इलाका है कच्छ का इलाका। वो कच्छ का इलाका इंडिया क्लेम करता है कि हमारा है, पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारा है। और फिर इसके ऊपर एक कमीशन बनाया गया था जिसने 1968 में डिसीजन दिया था। 10% लैंड इसने पाकिस्तान को दिया और 90% लैंड जो था वो इंडिया को दे दिया। तो पाकिस्तान इसके फैसले को नहीं मानता, इंडिया भी इसके फैसले को नहीं मानता। इंडिया कहता है कि ये 100% हमारा, तो पाकिस्तान ये कहता है कि ये 100% हमारा है। तो उस आर्बिट्रेरी कमीशन के फैसले को भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने नहीं माना। एनीवेज, 24th पैरेलल लाइन, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर है। फिर सीज फायर लाइन या लाइन ऑफ कंट्रोल, यहां से लेकर जहां पे लिखा हुआ है कराक्रम, इससे नीचे अगर आप आए तो एक मिनट में किसी और मैप पे देखते हैं। हाँ, यहां से अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जहां कर्सर है वहां से लेकर नीचे यहां तक, ये यहां तक नहीं है, यहां तक है। यहां तक का जो बॉर्डर है बच्चों, इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। जब कश्मीर में मुजाहिदीन एंटर हो गए थे 1947 में, इंडिया ने जब अपनी फौजें कश्मीर में एंटर की तो पाकिस्तान की तरफ से मुजाहिदीन एंटर हुए थे और मुजाहिदीन ने ये इलाका फतह किया। इंडिया ने 1 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशंस में अपील कर दी। यूनाइटेड नेशंस ने 1 जनवरी 1949 से सीज फायर करवा दिया। अब सीज फायर का मतलब होता है जहां पर जिसकी फौजें हैं वहीं पर रुक जाएंगी। तो इसी सीज फायर लाइन को, अच्छा, इसको 1949 में सीज फायर लाइन का नाम दे दिया गया। फिर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1972 में एक एग्रीमेंट हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट। वो जो, सॉरी, 1972 का जो मुआहिदा था उसको कहते हैं शिमला एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था बच्चों 1966 में। उसमें ये नहीं हुआ था, ये 1972 में हुआ था शिमला एग्रीमेंट। उसमें ये किया गया, इस सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया। अभी भी इसको लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC कहा जाता है। ये भी एग्जाम में आता है कि सीज फायर लाइन को कब लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया था। तो ये 1972 में थ्रू शिमला एग्रीमेंट। फिर बच्चों, यहां से लेकर यहां तक जहां आपको सिंगल लाइन नजर आ रही है, इसमें एक तरफ तो पाकिस्तान है, दूसरी तरफ है आजाद कश्मीर। तो सॉरी, दूसरी तरफ है मकबूजा कश्मीर, इंडियन हेल्ड कश्मीर। इस बाउंड्री को, जो एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ कश्मीर है, इसको कहा जाता है वर्किंग बाउंड्री। ये सियालकोट और नारोवाल के साथ है। इसकी लेंथ है 193 किलोमीटर। तो पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री है, इसमें टोटल 3153 किलोमीटर है, जिसमें से 2240 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है रेड क्लिफ लाइन के नाम से। और फिर तकरीबन 193 किलो, नहीं, इसकी मुझे कंफर्म नहीं है, इसकी कहीं से ना लेंथ मिलती भी नहीं है 24th लाइन की। सर्च कीजिएगा, अगर मिले तो इसको शेयर कीजिएगा। 24th लाइन है, ये भी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। सीज फायर लाइन या लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान है। और वर्किंग बाउंड्री है जो कि सियालकोट और इंडियन हेल्ड कश्मीर के दरमियान। फिर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रेलवे के जरिए लिंक किया गया है। तो हमारा उनके साथ बॉर्डर दो जगह पे कनेक्ट होता है। एक है लाहौर में, एक तरफ वाघा बॉर्डर है लाहौर का, और दूसरी तरफ अमृतसर जो कि इंडिया का शहर है, उसका इलाका अटारी है।
तो इसको वाघा अटॉरी बॉर्डर कहते हैं। वाघा लाहौर का हिस्सा है और अटारी अमृतसर का हिस्सा है। और दूसरा जो है वो सिंध में खोखरा पार जो कि सिंध का इलाका है, और मोना बाव ये राजस्थान का इलाका है। इसको कहते हैं खोखरा पार मोना बाव बॉर्डर। दो बॉर्डर पॉइंट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, मतलब यहाँ पे से ना ट्रेड होती है, यहाँ पे क्रॉसिंग हो सकती है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती बस सर्विस जो है ये 1999 में स्टार्ट हुई। बस आपने इतना याद रखना, 1999 में स्टार्ट हुई थी। और थर एक्सप्रेस 2006 में, समझौता एक्सप्रेस 1976 में। ये ट्रेन सर्विसेज है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ये आपको नजर आ रहा है अटारी वाघा अटारी बॉर्डर, और यहाँ पर है खोखरा पार और मोनाबाव बॉर्डर। और ये करतारपुर कॉरिडोर, एक तरफ पाकिस्तान में करतारपुर है और दूसरी तरफ डेरा बाबा नानक इंडिया में। इन दोनों के दरमियान एक रास्ता बनाया गया है जो तकरीबन 2 किलोमीटर इंडिया में है और 4 किलोमीटर पाकिस्तान में है। तो ये टोटल ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर लंबी लाइन बनती है, जिसको कहा जाता है वाघा, सॉरी, करतारपुर कॉरिडोर। इसको कब ओपन किया गया? ये ओपन किया गया 9 नवंबर 2019। तो 9 नवंबर आपको पता है लामा इकबाल का डेट ऑफ बर्थ भी है। तो 9 नवंबर 2019 को इसका इफ्तिताह किया गया था। एक तरफ नारोवाल है, दूसरी तरफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट है गुरदासपुर। फिर बच्चों पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है। चाइना के पास कश्मीर का ये वाला इलाका है अक्साई चीन। चाइना और पाकिस्तान ने 1963 में बॉर्डर एग्रीमेंट किया था, जिसमें फिर ये अक्साई चीन का इलाका चाइना को मिल गया था, बदले में पाकिस्तान ने चाइना से कुछ इलाके लिए थे। चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये 595 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। पाकिस्तान और चाइना को एक रोड कनेक्ट करता है जिसको कहा जाता है कराक्रम हाईवे। कराक्रम हाईवे एग्जाम में आता रहता है बच्चों कि ये कब बनाया गया था, कब इसको ओपन किया गया था। तो बेसिकली ये बनाया गया था 1979 में, और इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया था 1986 में। पहले एग्जाम में सिर्फ यही आता था इसको कब बनाया गया था, लेकिन अब ये भी पूछा जाता है कि इसको पब्लिक के लिए कब ओपन किया गया था। ये कहाँ से शुरू होता है? ये पाकिस्तान में हसन अब्दाल से शुरू होता है, जो कि अटक का इलाका है। रावलपिंडी के करीब हसन अब्दाल से शुरू होता है, और ये काशगर चाइनीज सूबा है सिंकियोंग, उसका एक इलाका है काशगर। तो ये काशगर के साथ कनेक्ट होता है पाकिस्तान से चाइना तक। तकरीबन 1300 किलोमीटर लंबा ये एक रास्ता है। ये वो अक्साई चीन का इलाका जो चाइना के पास है, हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर ड्यूरंड लाइन कहलाता है। पूछा जाता है ड्यूरंड लाइन पाकिस्तान का किसके साथ बॉर्डर है, तो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसको कहते हैं ड्यूरंड लाइन। और जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ बॉर्डर है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन और 24th पैरेलल लाइन। तो ड्यूरंड लाइन की लेंथ पूछी जाती है। आजकल 2670 और 2430 ये दो फिगर ऑथेंटिक समझे जा रहे हैं, जबकि पहले कभी होता था 2252। अब ये एग्जाम में नहीं आता। अब 2430 किलोमीटर या 2670 किलोमीटर है।
ड्यूरन लाइन कब बनाई गई थी? 1893 में बनाई गई थी। मोतिमर ड्यूरेंट, ये एक अंग्रेज गवर्नर था, उसका एग्रीमेंट हुआ था अफगानिस्तान का जो बादशाह था अमीर अब्दुलरहमान इसके साथ। अब अफगानिस्तान जो है ना, बेसिकली इस एग्रीमेंट के तहत उसने, ये जो केपीके का इलाका है, ये पहले अफगानिस्तान के साथ था। फिर अंग्रेजों ने इसको उनसे फतह करके हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया था। इस एग्रीमेंट के तहत जो मौजूदा पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है, उस बॉर्डर को अफगानिस्तान ने इंटरनेशनल जो है ना बॉर्डर मान लिया था। अब बच्चों, कोई भी जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है ना, उसकी एज या तो उस एग्रीमेंट में डिफाइन हो। अगर उस एग्रीमेंट के अंदर उसकी एज डिफाइन ना हो, तो कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो 100 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। 100 ईयर्स के बाद या तो वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, या दोनों पार्टीज उसको रिकंक्लूड करती हैं। आज तक वैसे ऐसा हुआ नहीं है। जैसे 1923 में ये ट्रीटी हुई थी, जिसमें ट्रीटी ऑफ लुज़ैने हुई थी, जिसमें खिलाफत को खत्म किया गया था। तो आप लोगों ने बहुत इसके बारे में चर्चा सुना होगा कि वो ट्रीटी 2023 में खत्म हो रही है, उसके बाद तुर्की जो है वो सल्तनत उस्मानिया को बहाल करेगा, सऊदी अरबिया पे कब्जा करेगा वगैरह। तो ऐसा कुछ भी उस एग्रीमेंट में भी नहीं था कि ये 2023 में खत्म हो जाएगा। लेकिन वैसे ही इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट जितने भी हैं, अगर उनकी पार्टीज ये डिफाइन ना करें कितने साल के लिए, तो वो 100 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। तो ये ड्यूरन लाइन का एग्रीमेंट 1893 में हुआ था। इसको क्योंकि दोबारा से कंक्लूड नहीं किया गया, तो ये 1993 में अपनी वैलिडिटी खो चुका है। तो इससे पहले ये केपीके का इलाका पार्ट ऑफ अफगानिस्तान होता था। इसलिए अब अफगानिस्तान क्लेम करता है कि ये इलाका अफगानिस्तान को वापस किया जाए। और अफगानिस्तान ने ही पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशंस में जो एंट्री थी, उसके खिलाफ वोट दिया था। और जिसकी बुनियाद यही इलाका था। अफगानिस्तान ये कहता था कि ये इलाका हमें वापस किया जाए। पेशावर और काबुल के दरमियान खैबर पास है। खैबर जहाँ से मोस्टली हिंदुस्तान में फातेहीन दाखिल होते थे। और क्वेटा और कंधार के दरमियान खोजक बॉर्डर है, खोजक पास है। बच्चों, वाखान कॉरिडोर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जगह पे वाखान कॉरिडोर है, जो कि पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलग करता है। ये एक बिल्कुल बारीक सी पट्टी बन जाती है। यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है वाखनान कॉरिडोर, एक एरो का निशान बना हुआ है। ये पाकिस्तान है, इससे ऊपर जो व्हाइट लाइन है वहां तक अफगानिस्तान है, और उससे ऊपर ताजिकिस्तान है। यहाँ पे ये जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का आपस का डिस्टेंस है, ये कोई 12 किलोमीटर रह जाता है। दरमियान में अफगानिस्तान है। तो वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान में आता है। और ये क्या करता है, ये पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से सेपरेट करता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसके ऊपर फेंसिंग की थी। कब की थी? 2017 में की थी। ये बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग इस तरह से होती है। पाकिस्तान के वेस्ट में बच्चों ईरान है। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर 909 किलोमीटर है, जो कि 1957 में फाइनलाइज हुआ था। ताफ्तान, ये पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, जो कि ईरान का प्रोविंस है ज़ाहदान, उसके साथ कनेक्ट है। ये नाम भी पूछते हैं कि पाकिस्तान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ईरान के किस डिस्ट्रिक्ट के साथ अटैच है, तो पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है ताफ्तान। और ईरान का जो प्रोविंस है उसका नाम है ज़ाहदान। पाकिस्तान के साउथ में बच्चों अरेबियन सी है। और ये 1046 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जिसको पाकिस्तान का कोस्टल एरिया कहते हैं। इस 1046 किलोमीटर में से 700 किलोमीटर बलूचिस्तान में आता है, और 346 किलोमीटर जो है वो सिंध में आता है।
तो पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जिसकी कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा लंबी है? तो वो बलूचिस्तान। फिर बच्चों, पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये वो एरिया है जिसमें हम लोग मिनरल रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं। इसकी जो लेंथ थी वो 200 नॉटिकल माइल। 2015 में फिर इसको इनहेंस किया गया और पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इसको बढ़ाकर 350 नॉटिकल माइल कर दिया। नॉटिकल माइल समंदर के अंदर जो मेजरमेंट्स होती हैं वो नॉटिकल माइल में होती हैं। और ये आम जो हमारा माइल, एक मील है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस होता है। ये तकरीबन 1.8 समथिंग किलोमीटर होता है, जबकि जो नॉर्मल माइल है वो 1.61 किलोमीटर के इक्वल होता है ऑलमोस्ट। तो नॉटिकल माइल, समंदर में जो शुरू में पानी होता है ना, ये। अच्छा, एक तो ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान की कौन सी सी पोर्ट ईरान के सबसे ज्यादा करीब है? तो यहाँ पे आप देखें, जीवानी पोर्ट जो है ना वो ईरान के सबसे ज्यादा करीब है। हम गवादर को समझ रहे होते हैं, गवादर नहीं है बल्कि जीवानी पोर्ट ईरान के बिल्कुल बॉर्डर के पास है। अच्छा, और जैसे ही खुश्की खत्म होती है तो जो पहले 12 नॉटिकल माइल्स हैं वो कहलाता है टेरिटोरियल वाटर। वहां पर टेरिटोरियल वाटर आपकी अपनी टेरिटरी होती है। तो जैसे खुश्की पर आपके राइट्स हैं, सेम उसी तरह टेरिटोरियल वाटर में आपके राइट्स हैं। कोई भी कंट्री वहां से अपना शिप आपकी परमिशन के बगैर नहीं गुजार सकता। और उससे फिर आगे 350 नॉटिकल माइल जो है वो पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये येलो कलर में पाकिस्तान है, उसके बाद जो ब्लू कलर है वो पाकिस्तान का टेरिटोरियल वाटर है। और फिर ये जो ग्रीन शेडेड है, ये ग्रीन शेडेड एरिया पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और ये जो इससे आगे ब्लू शेडेड है, अब पाकिस्तान का एरिया इनहेंस होने से ये वाला इलाका पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में शामिल हो गया है। तो पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पहले 240 स्क्वायर किलोमीटर था, अब बढ़कर 290 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बच्चों आपके पास इकोनॉमिक राइट्स होते हैं। आप इस एरिया में माइनिंग कर सकते हैं, समंदर के नीचे जो मिनरल्स हैं उनको आप निकाल सकते हैं। किसी दूसरे कंट्री के पास ये राइट नहीं है, आपके पास राइट है। किसी भी कंट्री का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसमें कोई भी दूसरा कंट्री अपनी शिप्स आपकी मर्जी के बगैर भी गुजार सकता है। मतलब पाकिस्तान किसी को यहाँ से शिप्स गुजारने से नहीं रोक सकता। टेरिटोरियल वाटर्स में आप रोक सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप नहीं रोक सकते। लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई भी जो शख्स है, कोई भी कंट्री, वो नीचे मिनरल्स को ऑक्युपाई नहीं कर सकता। तो ये वो सारा एरिया है जिसकी नेवी ने हिफाजत करना होती है। और अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड पे ये शेडेड, वाइट शेडेड एरिया है, ये ओमान की टेरिटरी है। ओमान का ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो पाकिस्तान की जो मैरी टाइम बाउंड्री है, यानी कि पाकिस्तान की समंदर के हिसाब से जो बाउंड्री है, वो ईरान के साथ, सॉरी, ओमान के साथ कनेक्ट होती है। ईरान के साथ तो होती है ना, ओमान के साथ भी कनेक्ट होती है। फिर पाकिस्तान के जो आइलैंड्स हैं, सबसे बड़ा आइलैंड पाकिस्तान का वो है अस्टोला। अस्टोला बच्चों बलूचिस्तान में है। और एक बड़ा फेमस है मनोड़ा आइलैंड। मनोड़ा जो है ये सिंध में है। हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान की ज्योग्राफी को। कल हमने पाकिस्तान की चारों साइड्स के, जो पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनको डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे मूव कर रहे हैं। पाकिस्तान के टोटल 4 प्रोविंस हैं और पाकिस्तान के 2 ऑटोनोमस रीजन्स हैं। पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हैं जिसमें पंजाब, सिंध, केपी एंड बलूचिस्तान है। जबकि पाकिस्तान के अंदर 2 ऑटोनोमस रीजन्स हैं। एक गिलगित बल्तिस्तान, जिसको हमने सूबे का स्टेटस दिया हुआ है, ये सूबा नहीं है, हमने इसको सूबे का स्टेटस दिया हुआ है। और दूसरा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये 2 पाकिस्तान के ऑटोनोमस रीजन्स हैं। पंजाब
का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भावलपुर है। एग्जाम में आते हैं वो, स्पेशली क्योंकि हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, पीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया भावलपुर है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन लाहौर है। लाहौर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सिंध का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट थर पारकर है एरिया के लिहाज से, और कराची ईस्ट पॉपुलेशन के लिहाज से। केपीके में चित्राल और पेशावर। बलूचिस्तान में चागी, और चागी जो है ये ओवरऑल एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और पॉपुलेशन के लिहाज से बलूचिस्तान में कोयटा। जीबी के अंदर हुंजा एरिया के लिहाज से है, और गिलगित पॉपुलेशन के लिहाज से। जबकि एजेके में नीलम, ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये इन टर्म्स ऑफ एरिया है, और कोटली इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज नोट करें, पंजाब का कैपिटल लाहौर है, सिंध का कराची है, केपी का पेशावर है, बलूचिस्तान का कोयटा है, और गिलगित बल्तिस्तान का गिलगित है। तो ये ऊपर जो पांच हैं उनका तो पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उनका अपना जो हेड क्वार्टर है वो है। अलबत्ता आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के लिहाज से कोटली है, लेकिन आज़ाद कश्मीर का जो कैपिटल है वो मुजफ्फराबाद है। तो सिर्फ आज़ाद कश्मीर में ये डिफरेंस है, अदरवाइज हर प्रोविंस के अंदर आप इजीली उसका जो कैपिटल है उसी को गैस कर लें कि वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सर ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का स्टेटस जो है ये इधर आपने मेंशन किया हुआ प्रोविंस में। नहीं, ये तो प्रोविंस नहीं है, ये ऑटोनोमस रीजन है। वो बस वो ऊपर ये भी हो जाएगा। हाँ, मैं इसको चेंज कर दिया। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब किस प्रोविंस में या किस रीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? पंजाब में टोटल 41 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनको 10 डिविजन्स में तकसीम किया हुआ है। सिंध में 7 डिविजन्स हैं और टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपको सिंध केपी बलूचिस्तान के ना भी याद रहे, पंजाब के आपको याद रहने चाहिए। एरिया कितना है? 2,53,000, 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर। 10 डिविजन्स हैं और 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो पंजाब में 41। ओवरऑल अगर हम बात करें, पाकिस्तान में 165 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पाकिस्तान के टोटल 165 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान है, और पॉपुलेशन के लिहाज से पंजाब है। बच्चों, पंजाब में 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे। ये कब बनाए गए थे? ये 14 अक्टूबर 2022 को बनाए गए थे। उससे पहले पंजाब में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी तादाद थी 36। फिर 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, जिसमें मरी है जो रावलपिंडी से अलग करके बनाया गया, ये रावलपिंडी की तहसील थी। तलागंग, ये चकवाल की तहसील थी। वजीराबाद, ये गुजरांवाला की तहसील थी। वजीराबाद जो कि कटलरी की वजह से मशहूर है, यानी कि यहाँ पे कटलरी जो आइटम्स है ना वो यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। और कोटद्दू, ये तहसील थी मुजफ्फरगढ़ की। और तोनसा, ये तहसील थी डीजी खान की। तो अब इन 5 तहसीलों को डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब पंजाब के डिस्ट्रिक्ट जो है वो 41। ये जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि ये कब बनाए गए थे? ये 14 अक्टूबर 2022 को बनाए गए थे। इसके बाद बच्चों ये ना हिस्ट्री है, कैसे 1947 से ऑनवर्ड्स नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये थोड़ी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद बच्चों ये मैप है, आपको आइडिया होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल नॉर्थ में यहाँ पे देखें, ये गिलगित बल्तिस्तान है, और इससे ऊपर चाइना है। तो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका बॉर्डर आगे चल के
चाइना के साथ लगता है। अगर पाकिस्तान से जीपी ले लिया जाए, क्योंकि जीपी कश्मीर का हिस्सा है, खुदा ना खासा पाकिस्तान से जीपी ले लिया जाए, तो फिर पाकिस्तान का चाइना के साथ बॉर्डर नहीं लगता। ये जो केपी की है, इसका बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ है, जीबी का बॉर्डर चाइना के साथ है। फिर नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान के बाद अगर हम इससे नीचे आए, तो नॉर्थ वेस्ट में केपीके का प्रोविंस है। ये इसके साथ जो अलग शेड में इलाका दिखाया गया, ये इलाका कभी फाटा कहलाता था। ये ट्राइबल रीजन्स थे, लेकिन अब ये पार्ट ऑफ केपी है, ये सारा केपी की। और फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस्लामाबाद है यहाँ पे। और ये जो लाइट शेडेड आपको नजर आ रहा है, ये आज़ाद कश्मीर है। ये इस्लामाबाद के साथ जो ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर में शेडेड है, ये आज़ाद कश्मीर है। और फिर ये पंजाब, और ये बलूचिस्तान, और ये यहाँ पर सिंध है। इस जगह पर अगर आप देखें तो पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान, इन तीनों के यहाँ पे बॉर्डर्स मिल रहे हैं। तो कच्चे का इलाका भी यही है, जहाँ पर हुकूमतों से डाकू कंट्रोल नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ पे पंजाब ऑपरेशन करता है, वो भाग के बलूचिस्तान में चले जाते हैं, बलूचिस्तान करता है वो सिंध में भाग के चले जाते हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो भी एक बड़ी रीजन है। बाकी आपको पता पॉलिटिकल रीजन तो होती है। आई थिंक यहाँ पे राजनपुर है जिसका बॉर्डर इन सब के साथ मिलता है। अच्छा बच्चों, अब इससे आगे हमने सिटीज को पढ़ना है पाकिस्तान के, और उनके जो टाइटल्स हैं ये भी एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले लाहौर। लाहौर के बहुत सारे टाइटल्स हैं। लाहौर जो है ये बड़ा रोमांटिक सिटी रहा है, खास तौर पे उन लोगों के साथ जिनका ताल्लुक लिटरेचर से रहा है। तो इसको पेरिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं कभी। ये वाकई बहुत खूबसूरत शहर था, अभी भी अगर देखा जाए तो ये कम नहीं है, खूबसूरत शहर है। तो इसको पेरिस पेरिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, द हार्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो जोश जज्बे की वजह से पहचाने जाते हैं लाहौर के। और इंसान के अंदर दिल ही होता है जो सबसे ज्यादा जोश मार रहा होता है, खून वहीं पे जाके जोश मारता है। तो इसलिए इसको हार्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। इसको सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहते हैं, शालामार गार्डन वहां पर है। और मतलब अदर गार्डन्स भी होंगे डेफिनेटली वहां पे, तो सिटी ऑफ गार्डन्स भी इसको कहते हैं। सिटी ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा शहर था तो सारे त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते थे। अभी भी बैसाखी, जो कि पंजाब के लोगों का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, गंदम की कटाई के हवाले से होता है, अप्रैल में उसको मनाया जाता है। आई थिंक 14 अप्रैल होता है। फिर दाता साहब का उर्स है, मियाँ मीर का उर्स है। तो कोई ना कोई वहाँ पे इस तरह का सिलसिला चलता रहता है फेस्टिवल्स का, तो इसको सिटी ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। ताता की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि अली हजवेरी, जिनको ताता गंजबख्श कहते हैं, उनका दरबार आपको पता है लाहौर में है। सिटी ऑफ कॉलेजेस भी कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, वहाँ पर आपको हर तरह का कल्चर देखने को मिलता है। सियालकोट को बच्चों सिटी ऑफ स्पोर्ट्स कहते हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स की चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर होती हैं। और जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होते हैं उनके लिए फुटबॉल्स भी वहीं से बन के जाती हैं। 2022 के वर्ल्ड कप के लिए भी फुटबॉल्स सियालकोट से ही बनाई गई थी। सवात आपको पता है खूबसूरत इलाका है, और स्विट्जरलैंड भी खूबसूरत मुल्क है। टूरिज्म जो है स्विट्जरलैंड की पहचान है। तो इसीलिए सवात को कहते हैं द स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। मानचेस्टर जो कि इंग्लैंड का शहर है, वहां पर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो उसी लिहाज से फैसलाबाद को मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। मुल्तान को, मुल्तान में आपको पता है बहुत ज्यादा दरबार है, तो सिटी ऑफ टॉम्स भी कहते हैं एंड सिटी ऑफ सेंट्स भी कहते हैं मुल्तान को। सरगोदा को सिटी ऑफ ईगल्स कहते हैं। ये जो सिटी ऑफ ईगल्स है, ये एयरफोर्स की निस्बत से इसका नाम है। 65 की जंग में वहीं से एयरफोर्स ने ऑपरेशन किए थे। पेशावर जो है इसको सिटी ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, फ्लावर्स। और आपको लैंड ऑफ फ्लावर्स बताया था कि नेदरलैंड को कहते हैं द लैंड ऑफ फ्लावर्स, लेकिन सिटी ऑफ फ्लावर्स जो है ये पेशावर को कहते हैं। इस्लामाबाद में ग्रीनरी है तो उसको द ग्रीन सिटी भी कहते हैं, द सिटी ऑफ ग्रीनरीज भी कहते हैं। एंड इस्लामाबाद को द ब्राजीलिया ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। ब्राजीलिया ब्राजील का कैपिटल है। इन दोनों में बहुत ज्यादा मुमासलत पाई जाती है
इस्लामाबाद में और ब्राजीलिया में। दोनों पहले कैपिटल नहीं थे, 11 जगह थी। दोनों फिर 1960 में अनाउंस हुए कैपिटल्स, और फिर यहाँ पर नए शहर बसाए गए। तो तकरीबन यकसानियत है दोनों में। तो इसलिए ब्राजीलिया का ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है इस्लामाबाद को। खैबर पास, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी इस हिंदुस्तान में जितने भी इन्वेडर्स आए वो खैबर पास के रास्ते से आए। सबसे पहला जो इन्वेडर था, ओनली इन्वेडर जो इस रास्ते से नहीं आया, वो था मोहम्मद बिन कासिम। बाकी मोस्टली जितने भी इन्वेडर्स आए वो खैबर पास को क्रॉस करते हुए सब कॉन्टिनेंट में एंटर होते थे। तो इसलिए खैबर पास को द गेट वे ऑफ इन्वेडर्स भी कहते हैं। कागान को द पर्ल ऑफ हिमालय कहते हैं। इस्लामाबाद को द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड कहते हैं। जो मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड है वो लंदन है। कराची को बच्चों द सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं। वहां पर रात को चहल पहल काफी हुआ करती थी, अब खैर क्राइम की वजह से काफी हद तक कम हो गई है। सिटी ऑफ कायद भी कहते हैं, कायदे आजम का मज़ार है वहां पर। पेरिस ऑफ एशिया कहते हैं, कभी ये शहर वाकई बहुत खूबसूरत था। प्राइड ऑफ द सिटीज कहते हैं, ये भी उसकी खूबसूरती की वजह से इसको ये नाम दिया गया था। 1940s 50s में ये शहर वाकई बहुत कमाल था। मिनी पाकिस्तान कहते हैं इसको, क्योंकि आपको पाकिस्तान के हर इलाके का शख्स वहां पे जरूर मिल जाएगा। और द गेटवे ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो तिजारत होती है वो समंदर के रास्ते होती है, और वह कराची पोर्ट के थ्रू होती है। तो इसलिए इसको गेटवे ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। हैदराबाद को द हार्ट ऑफ मेहरान कहते हैं। सिंध का पुराना नाम था मेहरान। जब यहाँ पे यूनानी आए थे तब सिंध को सिंध नहीं कहते थे, मेहरान कहते थे। और बलूचिस्तान को मकरान कहते थे। इसी तरह से ये जो केपी के वाले इलाके हैं, ये डेरा इस्माइल खां वगैरह, इनको गोमल कहते थे। तो बहरहाल क्योंकि सिंध को मेहरान कहते थे, हैदराबाद जो है ये बड़ा पुराना शहर है। कराची एक नया शहर है, लेकिन हैदराबाद पुराना शहर है। इवन मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया था तो हैदराबाद तब भी कैपिटल था यहाँ का। इसका नाम जो था वो नाम इसका कुछ और था, ब्राह्मणाबाद था। लेकिन ये यहाँ का बड़ा सिटी था, कैपिटल था। तो इसको हार्ट ऑफ मेहरान कहते हैं। इसको सिटी ऑफ परफ्यूम्स भी कहते हैं। क्वेटा जो है ये लिटिल लंदन कहलाता है, क्योंकि इसका जो इन्वायरमेंट है, इसका मौसम जो है वो लंदन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। और इसको द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, वहाँ पे फ्रूट बहुत ज़्यादा पैदा होता है। पत्तों की, अगर आप नेशनल हाईवे से लाहौर जा रहे हो तो आप देखेंगे जैसे ही आप पत्तों की में एंटर होते हैं तो राइट हैंड पर बहुत सारी आपको नर्सरीज देखने को मिलती हैं। तो पत्तों की को द सिटी ऑफ नर्सरीज भी कहते हैं। मुल्तान को सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट भी कहते हैं। मुल्तानी एम्ब्रॉयडरी आपको पता है कि मशहूर है। ये अंदरून में तिल्ले का काम और ये कढ़ाई वगैरह का काम बहुत ज्यादा होता है। और अभी भी आप घंटा घर चले जाएं तो वहाँ पे निगार खाना है, जहाँ पर ये मिट्टी के बर्तन वगैरह की आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती हैं। और घंटा घर पे भी आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो ये हैंडमेड चीजें बेचते हुए नजर आएंगे। तो सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं मुल्तान को। और सरगोदा को सिट्रस कैपिटल ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। सिट्रस कैपिटल क्योंकि वहाँ पर किन्नू बहुत ज्यादा होते हैं। और लियारी, वहाँ पे फुटबॉल का क्रेज बहुत ज्यादा है। तो वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल का क्रेज जो है वो ब्राजील के लोगों को है। पीले की डेथ हुई थी, पीले जिसका ताल्लुक ब्राजील से था। तो उसको कई दिनों तक दफनाया नहीं था, उसको रखा था। उसको वो गॉड ऑफ फुटबॉल कहते थे, लोग दूर दूर से आते थे उसका दीदार करने के लिए। तो उन लोगों को, ब्राजील के लोगों को फुटबॉल का इतना क्रेज है। तो पाकिस्तान में भी लियारी वालों को बहुत ज्यादा क्रेज है फुटबॉल का। जब वर्ल्ड कप होता है तो लियारी में लोगों ने अपने घरों को पेंट किया होता है डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग्स के साथ, और टी शर्ट्स वहां देखने को मिलती हैं, लोगों ने पहनी होती है। तो एक पूरा एनवायरनमेंट होता है लियारी में जब भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। तो लियारी को कहा जाता है द ब्राजील ऑफ पाकिस्तान। लियारी कराची का एक डिस्ट्रिक्ट है। फिर बच्चों पाकिस्तान के कुछ टॉम्स हैं। ये पूछा जाता है कि ये टॉम किस शहर में लोकेटेड है। लाइक रोहतास फोर्ट, जो कि शेर शाह सूरी ने बनवाया था, ये जेहलम में लोकेटेड है। डेरावर फोर्ट, ये जो बहावलपुर के अंदर है।
दरावट फोर्ट हम इसको कह देते हैं। रामकोट आज़ाद कश्मीर में है। बलतीत फोर्ट हुंजा वैली में है। अलतीत फोर्ट ये भी हुंजा वैली में है। रेड फोर्ट मुजफ्फराबाद में है। आई थिंक ये बाबर ने बनवाया था। बाला हिसार फोर्ट पेशावर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाला हिसार फोर्ट एग्जाम के हवाले से। और ये आखिरी आखिर रानी कोट जो है ये भी एग्जाम में आता है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये जामशोरा में लोकेटेड है। तो इनके सिटीज को आपने याद रखना है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स। लाहौर में आपको पता है अलामा इकबाल का मज़ार है। तो लाहौर का जो एयरपोर्ट है उसको अलामा इकबाल एयरपोर्ट कहते हैं। और कराची में कायद आजम का मज़ार है। तो कराची के एयरपोर्ट को जिन्ना एयरपोर्ट कहते हैं। तो ये तो उम्मीद है अब आपको याद रहेंगे। बादशाह खान जो हैं उनका ताल्लुक केपीके से था। तो पेशावर का जो एयरपोर्ट है उसको बादशाह खान एयरपोर्ट कहते हैं। बेनजीर को रावलपिंडी में कत्ल किया गया था। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ है। तो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट को बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट कहते हैं। बस यही है। जो रहीम यार खान है वहां पर यूएई ने बहुत काम करवाया है। वहां पर शेख जैद हॉस्पिटल भी है। तो उसका जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी शेख जैद के नाम से है। शेख जैद जो है ये यूएई के सरबराह हैं। और वो यहाँ पे शिकार खेलने के लिए आते हैं तो उस लिहाज से शेख जैद एयरपोर्ट। बाकी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो शहरों के नाम पर ही है तो वो नहीं पूछते उसको। अलबत्ता एयर सियाल के नाम से एक एयरलाइन है जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है। वो सियालकोट के लोगों ने बनाई थी। सियालकोट का एयरपोर्ट भी उन लोगों ने बनवाया था। और एयर सियाल के नाम से एक एयरलाइन भी बनाई थी। उसको रिसेंटली बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंटरनेशनल रूट्स की फ्लाइट्स मिली हैं उनको। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद ना यहाँ पे अब जैसे आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है ये पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से नाम है। और एक एक डिवीजन को अलग अलग हाईलाइट किया हुआ है एग्जाम में ना। एक तो ये कि आप जिस डिवीजन से बिलोंग करते हैं आपको पता होना चाहिए उसके डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, नंबर वन। नंबर टू, एग्जाम में ना समटाइम वो आपको कहते हैं कि बलूचिस्तान के 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताएं। केपी के 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताएं। तो आपको पंजाब के डिस्ट्रिक्ट के तो पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बलूचिस्तान, केपी एंड सिंध इनके भी कम से कम 5 5 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको आते आने चाहिए। तो ये जस्ट इसलिए इसको यहाँ पे अटैच किया गया स्लाइड्स में ताकि बच्चे इसको याद कर लें इंटरव्यूज के लिए। ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरा ये कि मैप की अंडरस्टैंडिंग में भी ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि डिवीजन डिस्ट्रिक्ट से बड़ा होता है। इसमें 3 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं नॉर्मली। लाइक मुल्तान डिवीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, मुल्तान, बिहाड़ी, खानेवाल, लोधरा। लेकिन बच्चों केपीके में मालाकंड डिवीजन के नाम से एक डिवीजन है जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स की तादाद के लिहाज से सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट मालाकंड डिवीजन में है जिनकी तादाद 9 है। ये एजेंसियां पाकिस्तान में कभी एजेंसियां होती थी जिनको फाटा कहते थे। इनकी तादाद 7 थी लेकिन अब नहीं है। अब ये केपीके का हिस्सा है। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे शहर जिनके नाम तब्दील हुए। वो इनके ओल्ड नेम्स पूछते हैं। हैदराबाद को नीरोन कोट भी कहते थे। और मैंने आपको बताया इसका नाम ब्राह्मणाबाद भी था। क्वेटा का नाम शालकोट था। शालकोट। सियालकोट को सलमान कोट कहते थे। जैकबाबाद को खानगढ़ कहते हैं। थे, सॉरी, है नहीं, थे। वैसे खानगढ़ एक तहसील भी है लेकिन ये और है जैकबाबाद। अटक, इसको कैम्बलपुर भी कहते थे। इसका पुराना नाम कैम्बलपुर है। 1978 में इसको चेंज किया गया। फैसलाबाद का नाम लॉयलपुर था। साहिवाल को मंटगमरी कहते थे।
पाकपतन को अजोधनपुर कहते थे। लाहौर का पुराना नाम कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं आपसे, महमूदपुर था। और योब का पुराना नाम जो है वो फोर्ट सैंडेमन था। तो बच्चों ये भी आपको आने चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर पूछते हैं कौन सा शहर किस दरिया के किनारे लोकेटेड है। हड़प्पा, जो कि साहिवाल की तहसील है, और लाहौर, ये दोनों रावी के किनारे लोकेटेड है। गुजरात चनाब के किनारे पे लोकेटेड है। अटक, अटक के करीब बच्चों दरियाए सिंध तो बहता ही है, और दरियाए काबुल जो है ना वो भी अटक के मकाम पर आके इंडस रिवर में शामिल हो जाता है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि इंडस और अटक और इंडस और जेहलम, सॉरी, इंडस और काबुल कहाँ मिलते हैं। तो इंडस और काबुल जो है वो अटक के पास मिलते हैं। सखर, ये भी दरिया सिंध के किनारे पे लोकेटेड है। मोहनजोदारो, जो कि लाड़काना में है, ये भी दरिया सिंध के किनारे पर है। पाकपतन दरिया सतलुज के किनारे पे लोकेटेड है। कोट डीजी, ये इंडस के किनारे पे लोकेटेड है। मुल्तान, ये दरिया चनाब के किनारे पे लोकेटेड है। बच्चों अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। ओके फाइन। अच्छा बच्चों, इसके बाद ना अब थोड़ा टेक्निकल सा टॉपिक शुरू हो गया है। वो है फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को फिजिकल रीजन्स के लिहाज से 6 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। ये 6 रीजन्स कौन से हैं? ये है नॉर्दर्न माउंटेन्स, पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पर बहुत बुलंद माउंटेन्स हैं, हिमालय, कराक्रम, हिंदू कुश, तो उनको कहा जाता है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। फिर वेस्ट में माउंटेन जो हैं वो ये छोटी माउंटेन्स हैं, ये इतनी ठंडी भी नहीं है, तो इनको वेस्टर्न माउंटेन्स कहते हैं। और फिर इंडस प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स एंड प्लाटोस हैं। आए हम जरा पहले इनको देखते हैं। बल्कि आप इनको फिलहाल ये 6 रीजन्स को नोट करें, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास चल रही है तो शायद ये आपको इस तरह से समझना है। हम वन बाय वन इन सारे रीजन्स को डिस्कस करेंगे। नॉर्दर्न माउंटेन्स, देन वेस्टर्न माउंटेन्स, इंडस, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड देन प्लाटोस। यहाँ पे देखें पाकिस्तान की नॉर्थ में, यहाँ पे आपको हिमालय लिखा हुआ मिल, यहाँ पे कराक्रम, और यहाँ पे एक माउंटेन रेंज होती है जिसको कहा जाता है हिंदू कुश। ये देखिए, बल्कि यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है कराक्रम। कराक्रम को अगर आप देखें, कराक्रम से ऊपर चाइना लिखा हुआ है। तो कराक्रम पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर भी लोकेटेड है। पाकिस्तान से जो रास्ता चाइना में एंटर होता है उसको कहते हैं खुंजराब पास। तो पूछा जाता है खुंजराब पास कौन सी माउंटेन रेंज के ऊपर है, तो खुंजराब पास कराक्रम रेंज के ऊपर लोकेटेड है। फिर इससे नीचे आप देखें ये हिमालय माउंटेन्स हैं, और ये देखिए कितनी दूर से आ रही हैं। ये यंगेस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया की, हिमालय। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, ये तीनों बहुत बुलंद माउंटेन्स हैं। यही वजह है कि इस इलाके को कहा जाता है द नॉर्दर्न हाई लैंड्स। और फिर यहाँ पे देखें ये कश्मीर, ये चाइना का एक इलाका है पामीर। यहाँ पर ये तीनों माउंटेन्स आपस में मिलती हैं, तो ये ना एक नॉट सी बना देती हैं, जैसे एक गांठ लगाई जाती है ना उस तरह से। तो इसको, इस इलाके को कहा जाता है पामीर नॉट। एक टाइम था जब पामीर नॉट को कहते थे कि ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन अब आई डोंट नो व्हाई इसको चेंज किया गया। अब तिब्बत को कहा जाता है द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये नॉर्थ में 3 माउंटेन्स हैं, बड़ी माउंटेन रेंज, इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कराक्रम। कराक्रम जो है ये बेसिकली एक तर्किश जुबान के वर्ड से निकला है, कुराकुरम से। उसका मतलब था द ब्लैक रॉक या ब्लैक माउंटेन्स। बर्फबारी की वजह से अब ये वाइट है, अदरवाइज इनका कलर जो ओरिजिनल है दैट वाज ब्लैक। इस रेंज में बच्चों K2 भी शामिल है।
K2 जो कि दुनिया की दूसरी हाईएस्ट माउंटेन है, इसको इसका जो असल नाम है वो है गॉडविन ऑस्टिन। लोकल लोग जो हैं वो इसको चौगोरी कहते हैं, जबकि K2 ये नाम इसलिए रखा गया था कि जब यहाँ पर सर्वे किया जा रहा था तो सर्वे में कराकरम रेंज की ये दूसरी चोटी थी, तो वो उनको इस तरह से नाम दे रहे थे K1 K2 K3 इस तरह से। तो ये वाली जो रेंज है ये K2 कहलाई, क्योंकि ये कराकरम में दूसरी माउंटेन थी। फिर यहीं पे, अच्छा इसकी हाइट आप नोट कर लें, 8611 मीटर्स, ये भी पूछी जाती है। गैशरब्रम 1 है, ब्रॉड पीक है, गैशरब्रम 2 है, ये सारी 8000 मीटर से बुलंद चोटियां हैं। तो चार पाकिस्तान के अंदर चोटियां सिर्फ कराकरम की हैं जो कि 8000 मीटर से ऊपर है। राकापोशी माउंटेन, इसकी हाइट पूछी जाती है, 7788 मीटर्स है। और फिर यहीं पे एक और यहीं पे एक और माउंटेन है जिसका नाम है द लेडी फिंगर पीक। तो ये वैसे इसको मैंने कभी एग्जाम में देखा नहीं है। आप ये K2 को याद रखें और राकापोशी को याद रखें, इनकी हाइट्स भी आप याद रखें। इसके बाद हिमालय। हिमालय मैंने आपको बताया, इसको कहा जाता है ये द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। इसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है अभी भी, क्योंकि जो माउंटेन्स होती है ना बच्चों, इनकी भी एजेस होती हैं। इनका इनकी यूथ इनका यूथ का इरा होता है जिसमें ये माउंटेन्स बुलंद होती हैं, फिर मेच्योर एज होती है यानी कि जब ये जवान हो जाती हैं तो फिर वो माउंटेन्स बढ़ना रुक जाती हैं, और फिर उसके बाद इनकी ओल्ड एज है, उसमें माउंटेन जो होती हैं वो समझ लें कि गिरना शुरू हो जाती हैं। तो यंगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड जो है ये हिमालय को कहा जाता है। फिर इसी में दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में लोकेटेड है। और पाकिस्तान में इसकी जो हाईएस्ट पीक है पूछा जाता है वो दैट इज नागा पर्वत। नागा पर्वत जो है इसको किलर माउंटेन भी कहते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। इसकी हाइट भी पूछी जाती है, 8126 मीटर्स। तीसरा जो माउंटेन रेंज है इस रीजन का दैट इज हिंदू कुश। हिंदू कुश जो है ये ज्यादातर अफगानिस्तान में लोकेटेड है। हिंदू कुश से ही फिर दरिया काबुल भी निकलता है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज त्रिचमीर। त्रिचमीर जो है इसकी हाइट आपने याद रखनी है, 7708 मीटर्स। बच्चों जब बात की जाती है ना हाई माउंटेन्स, तो हाईएस्ट माउंटेन्स वो होती है जिनकी हाइट मोर देन 8000 मीटर्स होती है। और ये कल या परसों की बात है, नायला कियानी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, शी इज अ फीमेल, उसने इन 14 में से 11 पीक्स को उसने अब तक सर कर लिया है। सिर्फ 3 पीक्स उसकी रहती हैं, फिर वो तमाम चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन जाएगी। इन हाईएस्ट माउंटेन पीक्स में से यानी कि जो टॉप 14 माउंटेन्स हैं, 5 पाकिस्तान में पाई जाती हैं। सर नायला के यानी। जी, नायला कियानी। ठीक है। और 7000 मीटर जो है इससे बुलंद जो होती है उनको हाई पीक्स कहा जाता है। वो 108 पाकिस्तान में है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाला इंपॉर्टेंट है कि जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं यानी कि 8000 मीटर से अबव वाली टोटल कितनी है दुनिया में, 14, और उनमें से 5 जो है वो पाकिस्तान में पाई जाती है। 4 मैंने आपको बताया था कराकरम रेंज में, और एक हिमालय रेंज की नागा पर्वत। इसी रीजन में फिर ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं जिनको रिवर ऑफ आइस कहते हैं। क्या होते हैं, ये आइस होती है जो कि फ्लो कर रही होती है लाइक अ रिवर, तो उसको ग्लेशियर कहते हैं। बस आपने याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है दैट इज फिचेंको, ताजिकिस्तान में लोकेटेड है। और तकरीबन उसे मिलते जुलता साइज का जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है दैट इज सियाचिन, 76 किलोमीटर इसकी लेंथ। अच्छा बच्चों, माउंटेन पासिस ये एग्जाम में आते हैं, इनके आपको ट्रिक्स बनाने पड़ते हैं। लाइक कुंजरा पास,
ये पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। तो इसका जो ट्रिक बन सकता है दैट इज केपीसी, कुंजराब पाकिस्तान से पी और सी से चाइना। कुंजराब पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है। तो बच्चों इनको याद हमेशा ऐसे रखा जाता है, कुंजराब केपीसी या कुंजराब पीसी, के कुंजराब पीसी, पी से पाकिस्तान, सी से चाइना। तो ये ऐसे याद रखे जाते हैं, अदरवाइज इनको याद करना पॉसिबल नहीं होता। या दूसरा यही है कि आप इनको मैप पे ड्रॉ करें, तो लेकिन मुझे लगता है ये फिर भी भूल जाते हैं। अलबत्ता इस तरह से जब आप इनको याद करते हैं तो फिर नहीं भूलते आपको। बाबू सर बैग, बाबू सर क्योंकि मिलाता है एबटाबाद को जीबी के साथ। तो ए फॉर एबटाबाद, जी फॉर गिलगित। लोवारी एलटीसी, ये बहुत बार एग्जाम में आता है लोवारी। ये दीर को चित्राल से मिलाता है, डी फॉर दीर, सी फॉर चित्राल। शंदूर जीसीएस, ये गिलगित को चाइना से मिलाता है। इसको आप शंदूर जीसी के नाम से भी याद रखें, जी फॉर गिलगित, सी फॉर चाइना। खैबर पास, ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। पेशावर पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का काबुल, ये दोनों कनेक्ट होते हैं खैबर पास के थ्रू। इसकी लेंथ भी पूछी जाती है, 56 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये जो गोमल है, ये डेरा इस्माइल खान में लोकेटेड है। बोलान, ये बलूचिस्तान को सिंध से मिलाता है। बोलान जो है ये पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान और सिंध इन दोनों के दरमियान है। अच्छा बच्चों, इसके बाद पाकिस्तान की वेस्टर्न माउंटेन्स, ये जो पाकिस्तान की वेस्टर्न एरियाज है ना, ये भी सारा माउंटेनियस है। इसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सुलेमान रेंज है। ये सुलेमान रेंज वही है जो डेरा गाजी खां की पहाड़ियाँ हैं, सखी सरवर से आगे जो शुरू होती हैं। फोर्ट मनरू भी इसी पहाड़ी रेंज में आता है। फिर ये बुकटी हिल्स हैं, एंड देन ये सेंट्रल मकरान रेंज है, चाकी की पहाड़ियाँ जहाँ पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। इधर वजीरिस्तान की पहाड़ियाँ। तो ये सारा पाकिस्तान का जो केपी एंड बलूचिस्तान का इलाका है ना, मोस्टली ये पहाड़ियों से कवर्ड है। तो इनको कहते हैं वेस्टर्न माउंटेन्स। जस्ट आप इनकी हाईएस्ट माउंटेन्स याद रखें। हमने सिर्फ चार पहाड़ी सिलसिलों को यहाँ पे देखना है। कोहे सफेद, ये वही है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर बना रही है। इसी में खैबर पास है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। खैबर पास कौन सी पहाड़ी रेंज में आता है? कोहे सफेद में आता है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान यही माउंटेन रेंज जो है ये बॉर्डर बनाती है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज सिकाराम। सुलेमान रेंज की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज तख्ते सुलेमान। और सुलेमान रेंज में मैंने आपको बताया फोर्ट मनरू का इलाका भी इसी में आता है। कीर्थर रेंज, ये पूछा जाता है वो कौन सा पहाड़ी सिलसिला है जो कि बलूचिस्तान और सिंध का बॉर्डर बनाता है। तो वो कीर्थर रेंज है। कीर्थर रेंज बलूचिस्तान और सिंध का बॉर्डर बनाती है। और रासको की पहाड़ियां, इनकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज आल्सो रासको। देन वी हैव डेजर्ट्स। यहाँ पे आप देखें तो आपको ये डेजर्ट्स नजर आएंगे। एक ना यहाँ पर ये गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू के पास एक डेजर्ट है। वो जो स्कर्दू के पास डेजर्ट है ना बच्चों, वो ये रेत वाला डेजर्ट नहीं है, वो आइस का डेजर्ट है। तो उनको आइस ना, ये कुछ प्लेसेस पे आइस जो है ना ये रेत की तरह बिहेव करती है। तो उन रीजन्स को डेजर्ट्स कहा जाता है। कोल्ड डेजर्ट कहते हैं इनको। तो पाकिस्तान का एक कोल्ड डेजर्ट भी है जो कि कटपाना डेजर्ट कहलाता है। कटपाना डेजर्ट पाकिस्तान का कोल्ड डेजर्ट है। फिर ये जो पाकिस्तान के ये जो बाकी एरियाज हैं यहाँ पर भी डेजर्ट्स हैं। यहाँ जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ थल डेजर्ट, THAL, थल डेजर्ट। थल डेजर्ट जो है ना बच्चों, ये दरिया जेहलम और इंडस के दरमियान लोकेटेड है।
अ, हम जब मुल्तान से ये निकलते हैं जंग वाली साइड पर, तो ये अहमदपुर सियाल, ये सारा डेजर्ट है। अहमदपुर सियाल, जंग, मियां वाली तक का जो इलाका है ना, ये थल डेजर्ट कहलाता है, THAL, थल डेजर्ट। फिर जब हम यहाँ सिंध वाली साइड पे चलते हैं, तो पहले पंजाब का इलाका आता है बलूचिस्तान। ये देखें, ये ऊपर हमने थल डेजर्ट को देखा। अब हम जब नीचे मूव कर रहे हैं, तो ये बहावलपुर का जो इलाका है, बहावलपुर डिवीजन की बात कर रहा हूँ, ये भी सारा डेजर्ट है। तो ये जो बहावलपुर का डेजर्ट है, इसको कहा जाता है चोलिस्तान। इसको कहा जाता है चोलिस्तान, और इसी को रोही भी कहते हैं। तो ये दो डेजर्ट हो गए पंजाब के। एक ऊपर हमने देखा कटपाना डेजर्ट स्कर्दू का। पंजाब में ये हमने दो डेजर्ट देख लिए, एक थल है और दूसरा है चोलिस्तान। फिर जब हम इससे नीचे आए, तो वैसे तो ये वही जो भावलपुर वाला है वही आगे कनेक्ट है। ये एक ही डेजर्ट चल रहा है, लेकिन हमने पंजाब के बाद जब सिंध में आते हैं तो हमने उसका नाम चेंज कर दिया। यहाँ से आके उसका नाम थर डेजर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी हमने इसके दो नाम रखे हैं। जो इसका अपर एरिया है वो कहलाता है नाड़ा, NARA, नाड़ा डेजर्ट। और जो इसका लोअर पार्ट है वो कहलाता है थरपारकर। तो ये जो थर डेजर्ट है ना बच्चों, इसको फ्रेंडली डेजर्ट भी कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि विच डेजर्ट ऑफ द पाकिस्तान इज आल्सो कॉल्ड द फ्रेंडली डेजर्ट। तो ये थर डेजर्ट को कहते हैं। तो ये हमने टोटल चार डेजर्ट्स देखे, बल्कि पांच। एक कटपाना, फिर उसके बाद थल जो पंजाब में है, चोलिस्तान जो पंजाब में, देन नाड़ा सिंध में है, थर सिंध में है। इसके अलावा बच्चों एक और है जिसका नाम है खारान। खारान डेजर्ट जो है ना, ये पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर के पास है, खारान डेजर्ट। तो खारान बलूचिस्तान का डेजर्ट है। तो टोटल छह डेजर्ट्स हमने देखे। सबसे पहले कटपाना डेजर्ट, उसके बाद थल डेजर्ट, उसके बाद चोलिस्तान, देन नाड़ा, थर, और फाइनली खारान। सर ये डेजर्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? बेसिकली तो रेनफॉल के जैसे हिसाब से देखा जाता है। जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है ना, वो एक मिनिमम होगा स्टैंडर्ड, उससे कम जहाँ पे रेनफॉल होता है ना, तो उस रीजन को डेजर्ट कहते हैं। मतलब सैंड होना जरूरी नहीं? लेकिन सैंड बनती वहां पे है जहाँ पे ये रेनफॉल ना होता। जब जमीन में मॉइस्चर होगा तो वो मिट्टी इस तरह की बन जाती है। आपने देखा है ना, ये जो पाकिस्तान का ये जो चोलिस्तान का इलाका है, इसको अब इन्होंने आर्मी के ऑफिसर्स को देना शुरू कर दिया था ना, तो उन्होंने देन ये नहरों के पानी के जरिए उसको बिल्कुल वो कर लिया है। अब वो डेजर्ट खत्म हो गया है, मिट्टी तो वही रही है ना, मिट्टी तो नई नहीं आई। लेकिन जब उसको पानी वाफर मिल गया, तो वो सैंड जो है वो, ये जो मतलब वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल हो गया। तो वो डेजर्ट जो है वो डेजर्ट नहीं रहा जब उसको एम्पल वाटर अवेलेबल हो गया। यानी कि ये सैंड मेरा ख्याल है बनती वहीं पे है जहाँ पे उसको वाटर सफिशिएंट नहीं मिलता। ठीक है सर। अच्छा बच्चों, पाकिस्तान के दो इलाके ऐसे हैं जिनको प्लाटोस कहा जाता है। प्लाटो एक ऐसा इलाका होता है कि जो अचानक से एलिवेशन आ जाती है। आप जा रहे हैं बिल्कुल फ्लैट है, या थोड़ा बहुत जो है ना वो अ, चीजें वो हैं ऊपर नीचे हैं, लेकिन उसके बाद सीधी स्ट्रेट चढ़ाई आ जाती है। अब सपोज हम सोच लेते हैं कि ये हमारे हैं, ये सामने फिर एक स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट तो नहीं होती, लेकिन अच्छी खासी एलिवेशन होती है। ये ऊपर जाके जब आप ऊपर पहुंचे उसके बाद फिर स्ट्रेट हो जाती है। जो माउंटेन्स होती हैं वो तो ऊपर जाके उसके बाद आप दूसरी साइड पे नीचे उतर रहे होती हैं। तो प्लाटोज में ऐसा नहीं होता। प्लाटोज में आप जाते हैं, उसके बाद एक एलिवेशन आती है, एलिवेशन के बाद फिर अगेन लैंड बन जाता है। तो काफी मतलब
दूरी काफी दूर जाने के बाद दोबारा फिर आप नीचे उतरते हैं, डेप्रिसिएशन आती है। तो पाकिस्तान में दो प्लाटोज हैं। एक प्लाटो जो है ये पोठोहार प्लाटो कहलाती है, जो कि रावलपिंडी डिवीजन, जिसमें रावलपिंडी है, अटक है, झेलम है, चकवाल है, ये इलाके आ जाते हैं। उसको पोठोहार प्लाटो कहते हैं। और दूसरा बलूचिस्तान के अंदर है एक प्लाटो। तो पाकिस्तान में कितनी प्लाटोज हैं? दो प्लाटोज हैं। एक पंजाब में है पोठवार प्लाटो, और दूसरी बलूचिस्तान में। और पूछा जाता है स्वान रिवर कहाँ पे फ्लो करता है। स्वान रिवर जो है ये पोठवार प्लाटो में ये फ्लो करता है। सर इसका ओरिजिन कहाँ है, ये ओरिजिन, हाँ, इसका? पोठवार प्लाटो से निकलता है, फिर ये इस्लामाबाद में, रावलपिंडी इस्लामाबाद, ये उस साइड पे फिर फ्लो करता है। इसी पे फिर स्वान डैम भी बनाया हुआ है इस्लामाबाद में। ठीक है। फिर बच्चों, कोस्टल रीजन्स की अगर हम बात करें, कोस्टल रीजन पाकिस्तान का 1046 किलोमीटर लंबा इलाका है, जिसमें से 340 किलोमीटर सिंध में आता है, 700 किलोमीटर बलूचिस्तान में आता है। तो बलूचिस्तान का कोस्टल बैंड जो है ये ज्यादा बड़ा है। और मैंने आपसे कहा था, ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान की कौन सी सी पोर्ट जो है वो ईरान के बिल्कुल करीब लगती है। तो जिवानी जो है ये नियरेस्ट टू ईरानी बॉर्डर है, जिवानी। बलूचिस्तान के प्लाटों का नाम ही बलूचिस्तान प्लाटो है। जो बलूचिस्तान का प्लाटो है ना, उसको बलूचिस्तान प्लाटो ही है। अच्छा बच्चों, रबी और खरीफ ये दो तरह की ना फसलें होती हैं। पूछा जाता है कि फलां चीज रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। हमने याद रखने के लिए ना रबी को रोटी के साथ जोड़ा है, कि रबी में हमें रोटी मिलती है। और रोटी आपको पता है गंदम से बनती है। खरीफ के से बनता है, तो हमने कहा जी के से कपास भी बनती है। तो खरीफ कपास, रबी रोटी। जब हम गंदम को समझ लेते हैं तो तकरीबन हमें सारी चीज समझ आ जाती है, क्योंकि हमें पता है गंदम तो अप्रैल में उठाती है। तो अप्रैल में जो फसल जो काटी जा रही है वो उससे कम से कम 4 मंथ्स पहले उसको उसकी काश्त की जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि रबी की जो फसल है इसको तकरीबन नवंबर दिसंबर में काश्त किया जाता है, और इसको अप्रैल मई में इसको काटा जाता है। और उसके ऑपोजिट खरीफ की फसल है। और हमें यह भी पता है कि किसान क्या करता है। किसान एक बार गंदम काश्त करता है, और दूसरी बार या वो चावल काश्त करता है या कॉटन काश्त करता है। तो इसी तरह से जब खरीफ की फसल है तो वो डेफिनेटली रबी से उलट है। तो वो जून जुलाई में उसको काश्त किया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में उसको काटा जाता है। एग्जाम में बस वो ये पूछते हैं कि वीट, सपोज ये कौन से सीजन की फसल है, तो ये रबी की फसल है। गंदम, गंदम से रोटी बनती है, रोटी और रबी दोनों मिलते जुलते हैं। और कॉटन के बारे में पूछते हैं, एंड राइस के बारे में पूछते हैं। तो कॉटन एंड राइस जो है आपको पता है ये अल्टरनेटिव है गंदम का। तो जहाँ पे गंदम काश्त होती है उसके बाद बाकी जो 6 मंथ्स होते हैं उसके लिए वहां पे या तो कॉटन काश्त होती है, या वहां पे अगर पानी अच्छा अवेलेबल हो तो फिर वहां पे चावल काश्त किए जाते हैं। फिर बच्चों कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, जिसमें एक टर्म है बार की। बार जो है ये फ्लो ऑफ द वाटर। जब रिवर फ्लो कर रहा होता है तो रिवर एक साइड से इरोड कर रहा होता है, एक साइड से मट्टी उठा रहा होता है, और दूसरी साइड पे उसको डिपॉजिट कर रहा होता है। तो दरियाओं के बारे में आप सुनते हैं दरिया रुख चेंज करता है। तो रुख उसका कैसे चेंज होता है? वैसे चेंज होता है कि एक साइड पे दरिया जो है ना वो नीचे से मट्टी उठा रहा होता है, उठा रहा होता है, दूसरी साइड पे उसको डिपॉजिट कर रहा होता है। तो जिस साइड से मिट्टी उठा रहा है वो साइड गहरी हो जाती है,
और जिस साइड पे वो मिट्टी डिपॉजिट कर रहा होता है वो साइड ऊंची हो जाती है। तो जब वो ज्यादा ऊंची होती है तो दरिया फिर उस साइड से सिरक जाता है उस साइड पे जहां से वो इरोड कर रहा था। अब जिस साइड पे वो मिट्टी डिपॉजिट कर रहा है ना, वो वाली साइड कहलाती है बार। वो वाली साइड कहलाती है बार। फिर अगर आप देखें दरिया, अब दरिया सिंध जो है ना, मुझे याद है एक फ्लड के दौरान मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि दरिया सिंध 54 किलोमीटर वाइड हो गया था। 54 किलोमीटर वाइड चौड़ाई में। अब वो जो 54 किलोमीटर का एरिया है ना, उसको कहेंगे ये बेट का इलाका है। मतलब ये कि ऐसा एरिया जहां पर सैलाब का पानी आ सकता है उसको कहते हैं बेट। अगर आप ये मुल्तान से निकलें तो मुल्तान से आगे ये नादरन बाईपास से आप चलते जाएं तो आपको ना वो बंद नजर आएगा। तो जो बंद से अगला इलाका है ना, ये वो इलाका है कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी है पानी के आने की, क्योंकि बंद पानी को रोकेगा ना, तो उससे पीछे जो इलाका है वहां पे तो पानी आ सकता है। तो उसको कहेंगे ये बेट का इलाका है। फिर बच्चों दो आप क्या होते हैं, दो दरियाओं के दरमियान का जो इलाका होता है दैट इज कॉल्ड दो आप, या इंग्लिश में इसको इंटरफ्लूव्स कहते हैं। और एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कारेज कहाँ का इरिगेशन सिस्टम है। बलूचिस्तान में पहाड़ियां, और पहाड़ियों में आपको पता है पानी नॉर्मल वे में तो फ्लो नहीं करेगा। तो पानी सप्लाई करने के लिए फिर पहाड़ों के अंदर नालियां बनाई जाती हैं। तो वो जो पहाड़ों में नालियां बनाई जाती हैं उनको कहा जाता है कारेज। तो सर ये बहरहाल, बेट जो है ये इन बिटवीन होता है, मतलब जो बंद, एक बंद से दूसरे बंद के दरमियान हाँ आप यही इलाका, समझ लें। मतलब उसमें दरमियान में या जहाँ भी रिवर आ जाएगा उससे मतलब अपोजिट साइड पे भी, और उससे मतलब पैरेलल होते हैं दोनों जगह पे बंद, उसके दरमियान वाला एरिया एग्जैक्टली, बेट बन। एग्जैक्टली। ठीक है। वैसे तो दरिया अपने पाथ पे फ्लो करेगा, लेकिन जब ज्यादा पानी आएगा तो फिर इस साइड पे भी पानी आ जाता है। तो बस बेट का इलाका वही इलाका है कि जहाँ पर सैलाब का पानी पॉसिबल होता है कि आ सकता है। कारेज इरिगेशन सिस्टम बलूचिस्तान में यूज होता है। माउंटेन, ये एक एलिवेटेड प्लेस होती है। मिनिमम हाइट इसकी 1000 मीटर होती है। जब 1000 मीटर से ऊपर हाइट चली जाए तो हम फिर उसको कह सकते हैं ये एक माउंटेन है। अब बच्चों इंडस रिवर सिस्टम, इंडिया ने पाकिस्तान बनने के बाद 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। और ये वो टाइम था जब रबी की फसल जो है वो पक कर तैयार हो चुकी थी और हमने खरीफ की फसल को काश्त करना था। तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स पैदा हो गए और फिर दोनों कंट्रीज में टेंशन बन गई। अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक ने दरमियान में मेडिएट किया और फाइनली 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसको कहा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी। अच्छा, अब ये इतनी सी इंफॉर्मेशन है, ये डिफरेंट वेज में एग्जाम में आती है कि ये इंडिया ने पाकिस्तान का पानी कब रोका था, 1 अप्रैल 1948। इंडिया पाकिस्तान का एग्रीमेंट किसने करवाया, वर्ल्ड बैंक ने करवाया। ये एग्रीमेंट कहाँ पर साइन हुआ, कराची में हुआ। किस डेट को हुआ, 19 सितंबर 1960 को हुआ। सिग्नेटरी कौन थे, पाकिस्तान का सिग्नेटरी कौन था, अयूब खान था। इंडिया की तरफ से सिग्नेटरी कौन था, जवाहरलाल नेहरू था। भाई 1964 तक जवाहरलाल नेहरू ही इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहा, फ्रॉम 47 एंड अप टू 64। तो इंडिया की तरफ से हर मौके पे जवाहरलाल नेहरू ही था, चाहे वो लियाकत अली खान के साथ मुआहिदा हो रहा है या अयूब के साथ मुआहिदा हो रहा है। इस एग्रीमेंट में क्या हुआ, इस एग्रीमेंट में यह कहा गया कि तीन जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, तीन ईस्टर्न रिवर्स में रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये तीन ईस्टर्न रिवर्स कहलाते हैं। और जो तीन वेस्टर्न रिवर्स हैं उसमें चनाब, झेलम और सिंध। बच्चों जब पंजाब की बात की जाती है ना उसमें सिंध शामिल नहीं होता। पंजाब के जो पांच दरिया हैं वो ये तीन जो ईस्टर्न दरिया हैं, रावी, ब्यास, सतलज, और दो वेस्टर्न दरिया चनाब एंड झेलम, इन पांच दरियाओं को मिलाने से पंजाब बनता है। सिंध तो बिल्कुल बॉर्डर बॉर्डर पे फ्लो करता है ना पंजाब के।
तो तीन ईस्टर्न दरियाओं का पानी जो है इस पर हक दे दिया गया इंडिया को, और जो तीन वेस्टर्न रिवर्स हैं उन पर हक दे दिया गया पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान का इतना ज्यादा पानी का जो लॉस हुआ, उसके लिए फिर कंपनसेट करने के लिए पाकिस्तान को तीन डैम, पांच बैराज और आठ लिंक कैनाल्स बनाने के लिए पैसा दिया गया। ये है तीन ईस्टर्न रिवर्स, ये है सतलज, ये है ब्यास और ये है रावी। तो ये तीन दरिया जो हैं, अब इन पे पाकिस्तान का हक नहीं है, इस पर इंडिया का हक है। और ये जो तीन वेस्टर्न दरिया हैं, चनाब, झेलम एंड इंडस, इस पर पाकिस्तान का हक है। अब ये जो तीन ईस्टर्न रिवर्स है ना बच्चों, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान के जो पांच बड़े दरिया हैं उनमें से कौन सा दरिया जो है वो कश्मीर से होके नहीं आता। अब देखें, ये जो व्हाइट एरिया है वो ये कश्मीर है। कश्मीर आजाद या मकबूजा इसकी बात नहीं होती, कश्मीर का वो कहते हैं। तो रावी भी कश्मीर से होके आ रहा है, चनाब भी, जेहलम भी और इंडस भी। सिर्फ सतलज एक ऐसा दरिया है जो कश्मीर से होके नहीं आता। ये इनके पर्टिकुलर्स हैं रिवर्स के। रिवर इंडस, इसकी लेंथ कितनी है? कभी 2900 किलोमीटर होती थी, अब 3180 किलोमीटर लिखी जाती है। कहाँ से शुरू होता है? ये तिब्बत से शुरू होता है, मासरोवर लेक, ये इसका सोर्स है। कहाँ पे खत्म होता है? सिंध में जाके, कराची में, ये सॉरी कराची नहीं, सिंध में चेक कीजिएगा किस इलाके में जाकर ये समंदर में शामिल होता है। वहां पे जाके वैसे ये बेसिन बनाता है। बेसिन, एक ही दरिया जो है ना वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बेसिन। जब वो समंदर में मिलने लगता है उससे पहले इस तरह से पांच छह ब्रांचेस बना लेता है। अच्छा, तरबेला डैम जो है ये दरिया सिंध पे बनाया गया है। दरिया सिंध दुनिया का 21वां बड़ा दरिया है वॉल्यूम के लिहाज से। इसका पुराना नाम सिंधु रिवर भी है, और इसी सिंधु की वजह से ही हिंदू का लफ्ज निकला था। इस दरिया का ना बच्चों, ये पांच दरिया पंजाब के, छठा सिंध और सातवां जो है वो गंगा। तो इस रीजन को कहा जाता था सप्ता सिंधु। अब सप्ता तो सात को कहते हैं, सिंधु दरिया सिंध के, और बाकी दरिया जो है वो सारे सपोर्टिव दरिया समझे जाते हैं दरिया सिंध को, तो सप्ता सिंधु। फिर जो ईरानियंस थे वो, सप्ता का लफ्ज तो ऐसे ऐसे खत्म हो गया, सिंधु रह गया। ईरानियंस से सीन नहीं बोला जाता था, वो हिंदू कहते थे। तो ये इलाका जो था फिर वो हिंदू कहलाना शुरू हो गया। और ये जो अलेक्जेंडर जब यहाँ पे आया, तो अलेक्जेंडर के से हे नहीं बोला जाता था, मतलब जो यूनान के लोग थे उनसे हे नहीं बोला जाता था। वो हे की जगह मतलब बाकी लफ्ज वो बोलते थे, तो हिंदू से वो इंडू हो गया। तो फिर इंडू से इंडिया हुआ। तो बहरहाल ये हिंदू, इंडो, इंडिया, ये सारे मिलते जुलते वर्ड्स हैं, और इन सबका लिंक जो है वो किसी ना किसी तरह से दरिया सिंध से निकलता है। वैसे पाकिस्तान में टोटल 24 दरिया हैं। सबसे ज्यादा आठ केपीके में, फिर सात बलूचिस्तान के हैं, पांच पंजाब के और चार सिंध के हैं। चनाब 960 किलोमीटर है। कहाँ से शुरू होता है? हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है। पाकिस्तान में कहाँ से एंटर होता है? सियालकोट से, और कोट मिठन के मुकाम पर जाकर ये इंडस रिवर में शामिल होता है। अब पंजाब जो है ना ये अपने साथ, सॉरी चनाब जो है ना ये बाकी चार दरियाओं का पानी कलेक्ट करता है, और अपने पास फिर उस सारे पांच दरियाओं के पानी को जाके कोट मिठन के मुकाम पर इंडस रिवर में शामिल करता है। यहाँ देखें, रिवर सतलज और ब्यास ये दोनों हैं। पाकिस्तान में एंटर होने से पहले सतलज और ब्यास मिले और दो दरियाओं का पानी इकट्ठा हो गया। यहाँ ये रावी है
और ये चनाब है, चनाब और झेलम यहाँ मिल गए, और आगे चल के रावी भी इसमें शामिल हो गए, तो 3 दरिया। और फिर पंचनद के मकाम पर जाकर अलीपुर के पास ये 2 दरियाओं का पानी भी इसमें शामिल हो जाता है, तो ये 5 दरियाओं का पानी हो जाता है। और फिर आगे चल के कोट मिठन के मकाम पर ये चनाब, जब यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ 5 दरियाओं का पानी इकट्ठा हो गया, पंचनद। और फिर इससे आगे ये कोट मिठन है सिंध में, इस जगह पर आकर चनाब जो है वो दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। तो यूं दरिया सिंध जो है फिर वो यहाँ से आगे 6 दरियाओं का पानी कैरी करता है। सतलज 1450 किलोमीटर है। अच्छा, बगलियार डैम पूछा जाता था, इंडिया ने बनाया है, कौन से दरिया पे बनाया है? चनाब पर बनाया है। सतलज जो है इसकी लेंथ 1450 किलोमीटर है, 14,050 किलोमीटर। कैलाश की माउंटेन से निकलता है ये, तिब्बत और कसूर के मुकाम पर पाकिस्तान में एंटर होता है। और ये चनाब के साथ कहाँ पे जाके मिलता है? पंचनद के मुकाम पर जाके मिलता है। जेहलम ये त्रिमू के मकाम पर जाके चनाब में शामिल हो जाता है। इसकी लेंथ 774 किलोमीटर है। इसका पानी जो है वो बहुत तेज होता है। और ये वेरीनाग पीर के नाम से एक इलाका है कश्मीर का, पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलता है कश्मीर से। मंगला डैम इसी के ऊपर है। रसूल बैराज इसके ऊपर बनाया गया, त्रिमू बैराज इस पर बनाया गया, ये वो जगह है जहाँ पर ये चनाब के साथ मिलता है। किशनगंगा डैम इंडिया ने इसके ऊपर बनाया है, और गुलर बैराज और गुलर लेक ये भी इंडिया ने इसी के ऊपर बनाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर झेलम के मुकाम पर ही सिकंदर आजम की लड़ाई हुई थी राजा पोरस के साथ, जिसको नाम दिया गया था द बैटल ऑफ हाइडेप्सिस का। और हाइडेप्सिस जो है ये रिवर झेलम का ही नाम रखा था यूनानियों ने। वो इसकी फ्लो को देख के बहुत मुतासिर हुए थे, उन्होंने इसको दरियाओं के खुदा का नाम दिया था। हाइडेप्सिस का मतलब होता है द रिवर गॉड। रावी 720 किलोमीटर, चंबा लेक है हिमाचल प्रदेश की, वहां से निकल रहा है, लाहौर के करीब ये पंजाब में एंटर हो रहा है, और अहमदपुर सियाल के करीब ये चनाब में शामिल हो जाता है। दरिया काबुल ये हिंदू कुश रेंज में संगलाह उसकी एक सब रेंज है हिंदू कुश की, वहां से निकलता है। तुर्कम बॉर्डर के पास ये पाकिस्तान में एंटर होता है, और अटक के करीब ये इंडस में शामिल हो जाता है। ब्यास जो है ये 470 किलोमीटर लंबा दरिया है, हिमाचल प्रदेश से निकलता है, और इंडिया में ही कहीं पे ये सतलज का हिस्सा बन जाता है। ये पाकिस्तान में अलग दरिया के तौर पे नहीं पहुंचता। ये आगे उन 5 दरियाओं की, बल्कि 7 दरियाओं की हिस्ट्री लिखी हुई है, थोड़ी बहुत डिटेल्स इनके बारे में आपके इंटरेस्ट के लिए है, इनको जरूर देखिएगा। रिवर सतलज को रेड रिवर भी कहते हैं, और इंडस को द फादर ऑफ रिवर्स भी कहते हैं। चाइना का एक दरिया है मीकोंग रिवर, उसको कहते हैं द मदर ऑफ रिवर्स, द मदर ऑफ रिवर्स मीकोंग। और इंडस को कहते हैं द फादर ऑफ रिवर्स। तो भाई चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता जो है वो इस तरह से भी बनता है। अच्छा बच्चों, द सेकंड लास्ट टॉपिक आज का, दो आब या इंटरफ्लोज। ये जो ज्यादा बड़ी लाइन है ये रिवर इंडस की है, और ये छोटी लाइन है यहाँ पर ये झेलम की, सॉरी ये कोई और दरिया है, आई थिंक ये सोवान रिवर है, ये झेलम है। ये वाली लाइन जो है ये झेलम। अब झेलम और इंडस के दरमियान का जो इलाका है वो सिंध सागर दोआब कहलाता है। हिंदुस्तान के लोग दरिया झेलम को सागर कहते हैं। और फिर यहीं पे मुझे गाना भी याद आया करता है, सागर से गहरा है प्यार। तो बस दरिया सिंध, सॉरी दरिया झेलम जो है इसकी गहराई और इसके पानी की जो तेजी है इसकी मिसालें दी जाती हैं। तो सिंध सागर, सिंध और झेलम के दरमियान का जो इलाका है दैट इज कॉल्ड सिंध सागर। फिर चनाब और झेलम के दरमियान का जो इलाका है वो छज दोआब कहलाता है। चनाब से छः और झेलम से जीम, छज दोआब
चनाब और जेहलम। फिर है रावी और चनाब के दरमियान, तो रचना, रावी से रा और चनाब से चना। तो रचना दुआब कहाँ पर है? रावी और चनाब के दरमियान। एंड देन बारी दुआब, बा जो है ये ब्यास से है, सतलुज और ब्यास जब ये दोनों इकट्ठे हो गए तो फिर आप उसको सतलुज कह लें या आप उसको ब्यास कह लें। और री जो है ये रावी से है, बारी। और ये जो बहावलपुर साइड के लोग हैं ना, लोधरा वाली साइड के लोग, वो अभी भी इसको सतलुज नहीं कहते, वो इसको सुख ब्यास कहते हैं कि ये ब्यास दरिया है जो कि सुख, सूखा हुआ है, सुख ब्यास। और आखिर में बच्चों, कुछ बार्स हैं पंजाब में और पाकिस्तान में। किराना बार कौन सी है? ये छज दोआब के दरमियान में जो इलाका है उसको किराना बार कहते हैं। रचना का जो इलाका है उसको सांदर बार कहते हैं। बारी का जो ऊपर वाला इलाका है उसको गंजी बार कहते हैं, और जो बारी का नीचे वाला इलाका है उसको नीली बार कहते हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पाकिस्तान की ज्योग्राफी को पढ़ा, ज्योग्राफिकल फीचर्स को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में देखा, रिवर सिस्टम को देखा। अब आप मुझे बताएं कि क्वेश्चन है।